हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि आज हम इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़े जिनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या ये सारी चीज़ें सेम हैं या फिर अलग अलग। तो आज जो है हम 4 पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्ट अटैक के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें या ये सारी कंडीशन सेम है, जबकि एक्चुअल में ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे और इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है या ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक क्या होता है, अगर आप सबको पता हो तो हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें एक आता है राइट एट्रियम, दूसरा आता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा आता है लेफ्ट एट्रियम, चौथा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर हम हार्ट के वॉल की बात करें तो हम कहते हैं कि हार्ट के वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। उन 3 लेयर्स में से पहला वाला जो बाहर वाला होता है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। जो दूसरा वाला होता है मिडिल वाला, वी कॉल दैट एज मायोकार्डियम, एंड जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। अब जो ये मायोकार्डियम होता है, ये मायोकार्डियम यहाँ पर अगर आप देखोगे, मायो रिप्रेजेंट करता है मसल्स को एंड कार्डियम रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। तो हम ये कह सकते हैं कि मायोकार्डियम जो होता है ये हार्ट की मसल्स का बना होता है, या आप ये बोल सकते हैं एक ऐसा लेयर है जिसमें हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है। अब जो मसल होती है, मसल हमारे पास एक ऐसा टिश्यू है या एक आप बोल सकते हो इसमें एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें ब्लड और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो ब्लड एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर हम मसल्स में देखें तो काफी ज्यादा होती है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर मसल को फंक्शनल रहना है या काम करना है तो उसके लिए उसको ब्लड और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जो हमारी हार्ट की मसल होती है या मस्कुलर लेयर हमारे हार्ट का होता है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उस मसल को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो मिलती है बाय कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई लेके जाती है हमारी हार्ट की मसल को। अब कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाए या फिर फैट इनटेक ज्यादा हो जाए, या फिर फॉर एग्जांपल उनका लाइफस्टाइल उतना ज्यादा हेल्दी ना हो, एक्टिव लाइफस्टाइल ना हो, तो उस केस में क्या होता है, एक कंडीशन होती है हार्ट की जिनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। आप उनको कह सकते हो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, या फिर आप उसको इस्केमिक हार्ट डिजीजेस भी कह सकते हो, या फिर आप इसको जिसमें हम कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीजेस भी कह सकते हो। सो एनीवेज ये कंडीशन क्या होती है, असल में जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट की मसल को सप्लाई लेके जाती है तो उनमें से ब्लड रन करता है और किसी सिचुएशन पे या किसी जगह पे उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसका डिपोजिशन होने लगता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल कहीं पे जम जाता है उसकी वजह से वहां पर जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर चीज जमती है इसको हम कहते हैं प्लेक। तो जब भी प्लेक फॉर्मेशन होती है वहां पर जो ब्लड वेसल होती है उसका डायमीटर रिड्यूस होता है। सो यहाँ पर डायमीटर इतना था जबकि यहाँ पर डायमीटर सिर्फ इतना ही है। तो इस चीज के से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई आगे जा रही थी उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं ये जो नैरोइंग यहाँ पर हुई है ब्लड वेसल में, इसकी वजह से आगे जाने वाला ब्लड जो है उसका वॉल्यूम कम हुआ, या आप ये बोल सकते हो कि आगे जो ब्लड जा रहा था वो रिड्यूस हो गया। अब आगे जो ब्लड जा रहा था ये सप्लाई कर रहा था हमारी हार्ट की मसल्स को या हमारे हार्ट के मस्कुलर लेयर को, या आप बोल सकते हो मायोकार्डियम को। तो जो ये मसल्स हैं
ओवरऑल इस ब्लॉकेज की वजह से या इस नैरोविंग की वजह से जो वो मसल होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, या आप ये बोल सकते हो कि जितना उसको ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए उतना ब्लड और ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता। अब इससे ओवरऑल क्या होगा, जब भी उस मसल में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो मसल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और जब मसल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वहां पर पेन होता है। सो जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी उस वजह से वहां पर पेन होगा। सो व्हेन द ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस उसकी वजह से इट विल कॉज पेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उस मसल में या उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होने लगेगा, और इसी को एज चेस्ट पेन हम उन पेशेंट्स में देखते हैं। तो ये चेस्ट पेन की फॉर्म में उस पेशेंट को फील होगा जिसमें चेस्ट में टाइटनेस सी फील होगी, पेन फील होगा, और असल में ये इन्हीं मसल्स में होता है जिनमें ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाती है। ओवरऑल इससे क्या होगा, जो पर्सन होता है उसमें चेस्ट टाइटनेस आएगी, पेन फील होगा जो चेस्ट में या बैक में या नेक में या जॉ में या फिर आप बोल सकते हो शोल्डर्स वाले एरिया में या आर्म्स की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो पेन होती है जब ये एक पर्सन में फील होती है उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। एक्चुअल में जब पहले पहले उस पर्सन में सिम्टम्स आएंगे या कुछ निशानियां आएंगी उस केस में ये होता है कि जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज करता है या रनिंग करता है या सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके चेस्ट में पेन होता है। फिर धीरे धीरे वो कंडीशन जो है और ज्यादा वर्स हो जाती है। सो पहले पहले वो एक स्टेबल कंडीशन होती है और बाद में जाके वो अनस्टेबल होता है, और जो ये पेन होता है इसको हम एंजाइना कहते हैं। और इसीलिए दो तरीके की पेन होंगी, एक स्टेबल एंजाइना और एक अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना तब होगा जब पेशेंट फॉर एग्जांपल जब रेस्टिंग पोजीशन में होगा या रेस्ट कर रहा होगा, उस टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो पर्सन कोई फिजिकल एक्सरसाइज या कोई काम करने लगता है या कोई एग्रेसिव वर्क करने लगता है तो उस टाइम पे पेन होता है, और उसके बाद जब वो पेशेंट फिर से रेस्ट करेगा तो वो पेन फिर से ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर खत्म हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी चेंज होती जाती है और इसके इंसिडेंट्स चेंज होते जाते हैं। कभी कभी ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज से भी हो जाता है या कभी कभी हल्के फुल्के स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और इसकी इंटेंसिटी जो है चेंज होती है। कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक भी ये रह सकता है, पेशेंट अगर रेस्ट करना चाहे तब भी नहीं होगा। और यही कंडीशन जब और ज्यादा वर्स हो जाएगी, यानी आप ये बोल सकते हैं एक तरीके से अगर ये थर्ड स्टेज में चली जाएगी तो उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। सो एक्चुअल में जो हार्ट अटैक होता है ये इस वजह से होता है कि मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन कोरोनरी आर्टरीज की वजह से होती है उसमें ब्लॉकेज आता है, और उस ब्लॉकेज को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है इस कंडीशन में ब्लॉकेज आएगा जो आर्टरीज होती हैं या कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें, और उस वजह से जो मसल को ब्लड सप्लाई मिल रही थी वो ब्लड सप्लाई वहां पर रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी वजह से मसल में पेन होने लगेगा जो चेस्ट पेन की फॉर्म में आएगा, और उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर ये कंडीशन और ज्यादा वर्स हुई तो ये जो हार्ट की मसल होती है इसकी डेथ हो जाएगी। और पहले पहले इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो या आप बोल सकते हो ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो तो उसको हम कहेंगे, उस कंडीशन में उसको बोला जाता है इन्फाक्शन, और इन्फाक्शन या फिर कुछ कंडीशन में इस्केमिया बोला जाता है। अब क्योंकि ये मायोकार्डियम में होता है तो इसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर इस्केमिया। सो उस हिसाब से ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो हार्ट की मसल होती है या मायोकार्डियम में जो मसल्स होती हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन होता है उसकी कमी हो जाती है और उनमें डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है, जबकि इसको कॉमन टर्म में हम बोलते हैं हार्ट अटैक। सो हम ये बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की मसल जो होती है उसमें ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होने लगता है, और वही होता है हमारा हार्ट अटैक। और अगर ये कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जाए तो वहां पर सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो हार्ट होता है वो काम करना छोड़ देता है। सो ये पहली कंडीशन है हार्ट के रिगार्डिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। नेक्स्ट जो कंडीशन हम समझने वाले हैं आज उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर, या फिर सिंपली जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट फेल हो जाना। उसको हम एक्चुअल में कैसे समझेंगे, तो अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें,
फेलियर का मतलब होता है जहां पर आप बोल सकते हो आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो, या जो चीज आपको करनी है आप वो पूरी तरह प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, तब जाके हम कहते हैं कि वो फेल हो गया। तो अगर देखा जाए हमारा हार्ट जो होता है, जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें, उनमें प्रॉपर अपनी ब्लड सर्कुलेशन आती है, और वो ब्लड सर्कुलेशन जो है अलग अलग डायरेक्शन से आके अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा हार्ट होता है उसमें राइट एट्रियम में भी ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आता है, फिर वहां से राइट साइड से राइट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वो ब्लड लेके जाती है हमारे लंग्स तक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी आयोटा, जो कि ब्लड लेके जाती है पूरी बॉडी के टिश्यूज तक, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। अब क्या होता है, हार्ट के अलग अलग कंडीशंस की वजह से जो हमारा हार्ट होता है कभी कभी पूरी तरह पंप नहीं कर पाता। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत रिड्यूस हो गया है, तो अगर वो कंसिस्टेंट रहेगी वो कंडीशन, तो हार्ट फेलियर में चला जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मायोकार्डियम में कोई आप बोल सकते हो मेडिकल कंडीशन है, या आप बोल सकते हो पैथोलॉजी है, कोई डिजीज है मायोकार्डियम की, उसकी वजह से हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता। ओवरऑल हम हार्ट फेलियर उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर जो पंप एक्टिविटी हार्ट हमारा करता है वो फेल हो जाती है। सो हम ये कह सकते हैं इन दिस केस द पंप फेल्स to supply the adequate amount of blood which is required by the body or the tissues। तो जो बॉडी और टिश्यूज को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए उतना अमाउंट अगर हमारा हार्ट सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो पंपिंग एक्टिविटी है या पंपिंग एक्शन है वो उतना ज्यादा अच्छा या स्टेबल, या आप बोल सकते हो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को सप्लाई कर सके और टिश्यूज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, उसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर जो होता है ये हार्ट अटैक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हार्ट अटैक में जो कोरोनरी सर्कुलेशन होती है उसमें ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की मसल में डैमेज होता है, लेकिन हार्ट फेलियर में क्या होता है, यहाँ पर कोरोनरी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है, या आप बोल सकते हो जो बॉडी में ब्लड जाता है उसमें पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारा हार्ट उतना पंप नहीं कर पाता। मोस्टली ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होता है, और जब वो पूरी तरह उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना कि रिक्वायर्ड होता है, उसी कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। सो ये है हमारी सेकेंड कंडीशन जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डाउट हो सकता है। सो हार्ट फेलियर के केस में हार्ट फेल हो जाता है टू सप्लाई द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी और द टिश्यूज। तो ये है हमारी सेकेंड कंडीशन। अब हमारे पास होती है एक थर्ड कंडीशन जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। सो द थर्ड कंडीशन इज नोन एज हार्ट ब्लॉक। अब ये चीज क्या होती है, हार्ट ब्लॉक में क्या चीज होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है इसमें एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जो कंडक्टिंग सिस्टम इसमें जो हार्ट बीट होती है या पंप होता है या कंट्रैक्शन होता है वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमारे हार्ट के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जो हमने अभी रिसेंटली अपने लास्ट लेक्चर में कार्डियक साइकिल वाले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें होता है हमारा एसए नोड और होता है हमारा एवी नोड, उसके बाद होता है बंडल ऑफ हिस, फिर उसके 2 ब्रांचेस बनते हैं, एक राइट साइड की तरफ जाती है और दूसरी है जो लेफ्ट साइड की तरफ जाती है, और फिर होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स जिनको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये बनता है हमारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अलग अलग पार्ट्स। तो अगर देखा जाए जो हार्ट ब्लॉक वाली कंडीशन है इसमें क्या होता है, ऐसे नोड से जो सिग्नल्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से निकलते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एवी नोड के पास सिग्नल पहुंचता है, एवी नोड उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है और फिर आगे बंडल ऑफ हिस में भेज देता है। बंडल ऑफ हिस में जाने के बाद बंडल ब्रांचेस में वो सिग्नल जाता है, राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। अब यहां पर क्या होता है, बंडल ब्रांच में किसी पॉइंट पे जाके वो सिग्नल जो है ब्लॉक हो जाता है, यानी रुक जाता है और वो उससे आगे नहीं चलता। और इस कंडीशन में क्या होगा, उस साइड जो हार्ट का पार्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास एक होता है राइट साइड का बंडल ब्रांच, सो वन इज राइट बंडल ब्रांच,
एंड जो सेकंड वाला हमारे पास होता है वो लेफ्ट साइड का होता है, उसको हम कहेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच। सो एक हमारे पास होता है राइट बंडल ब्रांच और एक होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। अगर राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक आए तो उसको हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RBBB लिखा जाता है। हमारे ECGs पे भी कभी कभी आता है ये। और दूसरा होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जिस केस में उसमें लिखा जाएगा LBBB। तो इस केस में अगर देखा जाए या तो राइट साइड वाला बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है या फिर लेफ्ट साइड वाला बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब उसके बीच में से जो सिग्नल चल रहा था वो सिग्नल किसी पॉइंट पे जाके रुक जाता है, जिसकी वजह से वहां पर आगे जो सप्लाई होती है उस इंपल्स की वो नहीं हो पाती। इस केस में बहुत बार हमें पेस मेकर्स लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि वो इस पर्टिकुलर कंट्रैक्शन वाली एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएं और हार्ट जो है फंक्शनल रहे कंटिन्यूसली। तो ये तब होगा जब किसी पेशेंट में बंडल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं या हार्ट ब्लॉक्स होते हैं। तो ये है हमारी थर्ड कंडीशन जिसमें हार्ट ब्लॉक होता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हमारे हार्ट का उसमें जो ब्रांचेस होती हैं आगे जाके उनमें ब्लॉकेज आता है। कभी कभी एवी नोड पे भी सिग्नल को जो है उतना एम्पलीफिकेशन या फिर आप बोल सकते हो कभी कभी पॉज हो सकता है उसमें, बट वो मोस्टली नहीं होता। मोस्टली राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में ये चीजें होती हैं। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक्स जो कि हम कॉमनली देखते हैं। और इसमें प्रॉब्लम होती है बंडल ब्रांचेस में से जो सिग्नल चलता है उस पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम होती है। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब अगर इस कंडीशन में देखा जाए, अरेस्ट जो होता है टर्म, अरेस्ट का मतलब आप एक हिसाब से ये समझ सकते हो जैसे फ्रीज होना या आप बोल सकते हो एकदम से रुक जाना। तो कार्डियक रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ट को और अरेस्ट रिप्रेजेंट करता है फ्रीज होने को। और हम ये बोल सकते हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हार्ट एकदम से सडनली अपनी एक्टिविटी को छोड़ देता है। अब ये वाली कंडीशन जो है, अगेन अगर हम देखें 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के होते हैं और इसमें जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसमें SA नोड, AV नोड और बंडल ब्रांचेस या बंडल ऑफ हिस प्लस बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ये जिसको हम कहते हैं SA नोड। SA नोड जो होता है जिसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, ये हमारे पास होता है ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि इंपल्सेस बनाता है और हार्ट के वॉल में वही इंपल्सेस ट्रैवल करते हैं और उन्हीं इंपल्सेस की वजह से जो हमारा हार्ट है वो कंट्रैक्ट कर पाता है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें ये ऐसे नोड से जो सिग्नल या इंपल्स निकलता है वो सिग्नल निकलना बंद हो जाता है या रुक जाता है या फिर वो सिग्नल जो है एबनॉर्मल निकलता है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें अगर देखा जाए तो या तो सिग्नल निकलना बंद हो जाएगा या फिर सिग्नल अगर निकलेगा भी तो वो एबनॉर्मल सिग्नल होगा, वो नॉर्मल सिग्नल नहीं होगा और वो जो सिग्नल है वो हमारे हार्ट को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इस चीज से क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो कंट्रैक्शन नहीं कर पाता और जब वो कंट्रैक्शन नहीं कर पाता तो जो ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन होती है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम से रुक जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाएगी इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिलता और जो पर्सन होता है वो अनकॉन्शियस होता है, बिकॉज हमारे ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और उस चीज की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी अपना फंक्शन खो देता है और इस पेशेंट में जो है वहां पर सांस भी रुक जाती है। तो इसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो भी रुक जाती है और जो सांस होती है वो भी रुक जाती है। तो इस केस में अगर देखा जाए पेशेंट में जो है हमें CPR करना पड़ता है, जो कि हम कभी एक लेक्चर में पढ़ लेंगे। CPR जिसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो हमें इस केस में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन को करना पड़ता है और जब हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे तो इस पेशेंट को हम दोबारा से जिंदा कर सकते हैं या रिवाइव कर सकते हैं या आप ये बोल सकते हो कि उसके हार्ट को हम दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब जो ये कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला या तो सिग्नल निकलना बंद हो जाएगा या फिर एबनॉर्मल सिग्नल निकलेंगे। अगर सिग्नल निकलना बंद हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं एसिस्टोल और एबनॉर्मल जो निकलते हैं उसमें एक आता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया
और जो दूसरी कंडीशन या दूसरा टाइप ऑफ आप बोल सकते हो ईसीजी या इम्पल्स होता है, उसको हम कहते हैं वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन। तो ये ऐसी आप बोल सकते हो रिदम्स हैं, ऐसी ईसीजी की रिदम्स हैं जो हमें तब देखने को मिलेगी जब पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट होता है। इसके अलावा किसी पेशेंट में पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी होती है, जिसको हम PEA से डिनोट करते हैं। ये जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल होता है, ये मेनली मिलेगा आपको बच्चों के मामले में, और जो वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन है, ये मेनली आपको मिलेगा अडल्ट्स के केस में। अगर देखा जाए इसमें जो ये पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल है, मोस्टली एसिस्टोल आपको बच्चों में मिलेगा। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, इसमें आप जो इलेक्ट्रिक शॉक हम देते हैं, जिसको हम कहते हैं डीफिब्रिलेशन, वो डीफिब्रिलेशन जो है आप पहले के दो केसेस में नहीं कर सकते, और जो ये नीचे वाले दो केसेस हैं, इनमें आप वो चीजें कर सकते हो। सो अगर किसी पेशेंट में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आती है, तो उस केस में हम डीफिब्रिलेशन करके उसमें इलेक्ट्रिक शॉक देके जो ऐसे नोड होता है उसकी फंक्शंस को दोबारा से सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और उस वजह से जो हमारा हार्ट है उसमें फिर से इंपल्सेस नॉर्मली चलेंगी, और जो हमारा हार्ट होता है वो फिर से फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो चीज होती है, ये रिवाइवल जो होता है, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हो सकता है, जिसको हम गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं। अगर उसके बाद हम कोशिश करना चाहेंगे तो बॉडी में, जैसे ब्रेन हो गया, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उसमें तब तक जो है टिश्यू की डेथ हो चुकी होती है, परमानेंट डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से अगर उस पेशेंट को आप थोड़े टाइम बाद रिवाइव करोगे तो हो सकता है उसमें पैरालिसिस हो, और अगर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो हो सकता है वो पेशेंट कोमा में हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस पेशेंट की डेथ हो और वो पेशेंट जो है दोबारा से रिवाइव नहीं हो पाए। तो ये कार्डियक अरेस्ट वाले केस में होता है, जहां पर आप ये बोल सकते हो कि ये भी कंडक्टिंग सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉक की तरह, लेकिन हार्ट ब्लॉक में आगे जो बंडल ब्रांचेस थी वहां पर ब्लॉकेज आता है, जबकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ऐसे नोड में आती है मोस्टली, और ऐसे नोड से या तो इम्पल्सेस निकलना बंद हो जाता है, या फिर जो इम्पल्सेस निकलते हैं वो इम्पल्सेस एबनॉर्मल होते हैं, विच विल नॉट बी कैपेबल इनफ टू मेक द हार्ट बीट और कंट्रैक्ट प्रॉपर्ली। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। सो 4 पर्टिकुलर कंडीशंस हमने आज पढ़ी। एक होता है हमारा हार्ट अटैक, दूसरा होता है हमारा हार्ट फेलियर, तीसरा होता है हमारा हार्ट ब्लॉक, और चौथा है हमारा कार्डियक अरेस्ट। ये 4 अलग अलग कंडीशंस हैं। आई होप कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आप सबको वो समझ आया, आपको पता चला होगा कि ये 4 कंडीशंस जो है अलग अलग कंडीशंस हैं। स्टिल इफ देयर वाज एनी टाइप ऑफ डाउट, कंफ्यूजन और क्वेश्चन, you can drop that in the chat box, and if you feel or find the particular video helpful, do share it with your friends and family, and I hope कि ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहें, और आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो स्किप ना हो। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, अल्लाह हाफिज।